Hello students, today I am going to explain you the different techniques of analysis of cloned genes. जो भी आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हैं, इनमें हम जो भी डील करते हैं वो जीन्स के साथ करते हैं। यानी जो भी जीन है, आपको अगर जीएमओ बनाने हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जीन्स का एनालिसिस आपको करना होता है। वो कई सारी टेक्निक्स हैं जो इस एनालिसिस में हम यूज करते हैं कि किस तरीके से जो जीन्स मिलता है उसको हम एनालाइज करेंगे कि वो आगे हमारे किस तरीके से वर्क करे। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स आपको दे रखी हैं। इनमें से फर्स्ट टेक्निक है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, सेकेंड टेक्निक इज ब्लॉटिंग टेक्निक्स, थर्ड इज पीसीआर पोली चेन रिएक्शन, फोर्थ इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग and the fifth is mapping of restriction fixed length polymorphism. It is also called RFLP. So these 5 techniques we will study. So first we have to study the first technique is electrophoresis technique. Students, what is the use of electrophoresis technique? So first we should know the meaning of that word. What is the electrophoresis? This word is made up of by 2 words. पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है that is electric and second is phoresis. Electric means होता है we use electricity. In this technique we use the electricity. ये एक तरह की एक एनालिटिकल डिवाइस है। इसमें एक हम डिवाइस यूज करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। और फोरेसिस का मीनिंग होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को के जो फ्रेगमेंट्स है उनको सेपरेट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। इसको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे कि आपने कई सारे प्रोसेस पढ़े हैं या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आगे आप पढ़ेंगे, तो जब भी कोई डीएनए का एनालिसिस आपको करना है तो डीएनए जब आप लेते हैं तो डीएनए बहुत लॉन्ग होता है, तो हमें एनालाइज करने के लिए उसके फ्रेगमेंट करने होते हैं। तो इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देता है। लेकिन जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं ये अनइक्वल साइज के होते हैं, जिनकी लेंथ अलग अलग होती है और सभी फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, यानी बहुत पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो पर्टिकुलर जीन चाहिए उसको हम उसमें से नहीं निकाल पाते, क्योंकि दे आर वेरी अटैच टू ईच अदर और इनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। तो यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, इन दिस टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्योरीफाई एंड आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम प्योरीफाई करते हैं, यानी इसमें कोई अदर मटेरियल आ जाता है उसको अलग करते हैं और इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, ताकि आपका जो डिजायर जीन है आप उसको इजी वे में एनालाइज कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस होती है, उसको हम यूज करते हैं। इस डिवाइस के अंदर 2 तरह के जेल यूज होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिवाइस में जो वर्किंग होती है उसकी वर्किंग यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम वर्क करेगा। तो इसके अंदर बेटा ये इस तरह का एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर हम एक जेल को फिल कर देते हैं। जो जेल होता है वो क्या होता है, जेल की नेचर आप जानते हैं, जिलेटिनस होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो जेल यहाँ पर 2 टाइप के यूज होते हैं। जनरली तो जो मोस्ट कॉमन जेल होता है दैट इज अगारोस। अगारोस जेल आपने पढ़ा होता है 11th क्लास के अंदर। अगारोस अगार जो एल्गी होता है उससे, रेड एल्गी उससे निकाला जाता है, तो अगारोस का भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी हम यूज कर सकते हैं एंड अगारोस जेल को भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, इस जेल को फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब देखिए किस तरीके से हम हमारा जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको कैसे हम इसमें अलग करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, आप सब जानते हैं जो डीएनए होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज डीएनए का होता है उसे हम किस साइड में रखते हैं, उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है हमारा, यहाँ पर हम डीएनए का जो सैंपल है जिसमें हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स है जिन्हें हमें प्योरीफाई और सेपरेट करना है, वो नेगेटिव साइड में रखेंगे। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा यहाँ से ये जो डीएनए के सेगमेंट्स है वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो जब ये जाएंगे तो
तो इनकी जो स्पीड होती है उससे हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको अलग करते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि किस तरीके से आप इन फ्रेगमेंट्स को अलग करेंगे वो इनकी साइज के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम कटिंग करते हैं तो अनइक्वल साइजेस में होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, इसमें अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग होता है। तो वो सभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पर हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करेंगे तो जो बड़े वाले सेगमेंट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो सेगमेंट यहाँ पर रह जाएगा, वो एक फ्रेगमेंट यहाँ आ जाएगा। जो बड़े होंगे फिर छोटे होंगे, इससे फिर और छोटे, और सबसे छोटे वाले होंगे वो इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि सारे जो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स का अलग अलग है तो इनकी जो स्पीड होगी वो भी अलग होगी। जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो फास्ट मूव करेंगे, जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो स्लो मूव करेंगे, तो वो पीछे की तरफ रह जाएंगे, और जो छोटे वाले वो आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। तो सभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। इनके यहाँ पे ये अलग अलग तरह के बैंड होते हैं। अब आपका जो जेल होता है वो कलर उसका व्हाइट कलर होता है, और डीएनए भी जो हमारा कलर होता है वो यही होता है। तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब यहाँ पर हम डीएनए के फ्रेगमेंट रखते हैं इन सबको बेटा स्टेन कर लिया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेनिंग मटेरियल है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन होते हैं सारे, ताकि आगे जब आप इनको देखना चाहेंगे तो यूवी रेज डालकर आप उन्हें देख सकते हैं। यूवी रेज डालने पर जो स्टेनिंग वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के बैंड्स में हमें नजर आते हैं। फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर होता है, बिल्कुल ब्राइट कलर होता है जो हमें दिख जाता है। अगर हम स्टेनिंग नहीं करेंगे तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इनकी क्या कर देते हैं, स्टेनिंग कर देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड होता है, इससे इसकी स्टेनिंग हो जाती है, और ये जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है ये ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये बैंड अलग अलग आपको नजर आएंगे। ये सभी बैंड यहाँ पर रहते हैं। बाद में इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनको हम सेपरेट कर दें, है ना। सभी डीएनए के फ्रेगमेंट से इनको हम सेपरेट कर दें। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब डीएनए की कटिंग होती है तो ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में हो जाते हैं, अलग अलग स्ट्रैंड में हो जाते हैं, तो ये सभी फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इन्हें अलग करने का काम करते हैं। इस टेक्निक के अंदर हमें प्योरीफाई और सेपरेट करना होता है। तो ये बैंड्स की जो साइज आप देखेंगे सबकी साइज अलग अलग है, तो यहाँ से इनकी कटिंग हो जाती है। कटिंग करने के प्रोसेस को हम इल्यूशन बोलते हैं। इल्यूशन में जितने भी डीएनए के जो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट होते हैं इनकी कटिंग की जाती है, लेकिन ये कटिंग इतनी इजी नहीं होती। इनकी कटिंग हम अलग तरीके से करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टेक्निक हम जो पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक, उसके अंदर हम इसके आगे का प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को तो हमने सिर्फ इसलिए यूज किया है कि हम इससे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकें, और आगे जाके जब आप उनको सेपरेट करेंगे और आप इसे देख पाएंगे, इसलिए हम इनिशियली ही यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेनिंग का प्रोसेस कर देते हैं जिससे कि ये ऑरेंज कलर में नजर आए। आपको ध्यान रखना है जेल हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, अगारोज या पॉलीएक्रिलामाइड जेल होते हैं उनको यूज करते हैं। नेगेटिव चार्ज इन पर होता है, और इनका जो प्रिंसिपल है वो है ये साइज के अकॉर्डिंग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। थर्ड टेक्निक जो हमारी है दैट इज ब्लोटिंग टेक्निक। हम जो जीन्स की क्लोनिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट टेक्निक जो हमने पढ़ी थी दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उनको सेपरेट किया था, और उन्हें जो भी उनमें इम्प्योरिटीज थी उनको सेपरेट करके और डीएनए के सभी फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया था। और इसके लिए हमने यूज किया था अगारोस जेल। हमने वहां पे 2 जेल यूज किए थे, कोई भी हम उनमें से एक यूज कर सकते हैं। तो जेल होते हैं, इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके एटम्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इसी कारण हम इनको यूज करते हैं कि एक तरह से ये सीविंग इफेक्ट देते हैं, यानी सीव का काम करते हैं, छलनी का काम करते हैं, जिससे कि डीएनए के मॉलिक्यूल इसमें से पास आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इन जेल को यूज करते हैं क्योंकि ये सीविंग इफेक्ट देते हैं। तो जब डीएनए के सभी फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं, जेल में आ जाते हैं, तो उनको वहां से निकालना इजी नहीं होता, क्योंकि जो जेल होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। जब हम वहां से डीएनए की कटिंग करके उन्हें निकालते हैं इल्यूशन के प्रोसेस से, तो कई बार डीएनए के फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में हमें उन डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको किसी और मेम्ब्रेन पर लेना होता है, जिससे कि वो अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन ना हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट डिराइव हुए हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से, उनको हम ट्रांसफर करते हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है जिस पर वो सभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि
जैसे हमें कई बार क्या होता है, कोई क्लोथ के ऊपर डिजाइन बनानी होती है, तो उसमें वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिनमें अलग अलग डिजाइन बनी होती है। वुडन ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं, इंक के अंदर रखते हैं, इंक से लेकर और जैसे ही क्लोथ के ऊपर उसे प्रेस करते हैं, वो जो डिजाइन होती है उसके ऊपर छप जाती है। सेम है, जिसमें क्या होता है कि जो आपने ये जिलेटिन या जेल के ऊपर जो ये फ्रेगमेंट सेपरेट हुए थे, इनको हमें क्या करना है, एज इट इज किसी और मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना है। तो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को इसके ऊपर रखा जाता है और उसे थोड़ा सा प्रेस किया जाता है। प्रेस करने पर जहां जहां पर भी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो एज इट इज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, ताकि अब आगे का एनालिसिस आप कर सकें। क्योंकि अभी इन डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं, अगर हमें पता लगाना है कि ये डिजायर्ड जीन हमारा कौन सा है, तो वो हम अब ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर यूज करेंगे। तो ब्लॉटिंग टेक्निक का मीनिंग ही क्या है कि इसके अंदर जो ये सीक्वेंसेस होते हैं या डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं या आरएनए के फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं, उनको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। अब आगे हम इनमें डीएनए प्रॉप्स को यूज करते हैं सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डीएनए के प्रॉप्स होते हैं या जो मॉलिक्यूलर प्रॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होते हैं या स्टेन्ड होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर हाइब्रिडाइज करते हैं और हाइब्रिडाइज करने पर हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स में जो सीक्वेंसेस हैं वो हमें पता लग जाती हैं। तो जो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप। ये 3 तरह की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग। इन टेक्निक्स को हम अलग-अलग तरीके से स्टडी करेंगे, कौन-कौन सी टेक्निक है ये। तो फर्स्ट टेक्निक जो हमारी है दैट इज सदर्न टेक्निक। इस टेक्निक को ईएम सदर्न ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, यूज किया था 1975 के अंदर उन्होंने ये टेक्निक यूज करी। और जो मेन थिंग आपको याद रखनी है वो ये है कि इस टेक्निक को, सदर्न जो ब्लॉटिंग होती है, इसको हम डीएनए को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको डीएनए का एनालिसिस करना है, डीएनए की सीक्वेंसेस को एनालाइज करना है, तो आप सदर्न ब्लॉटिंग का यूज करेंगे। और जब ये एनालिसिस हम करते हैं तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की होती है, जिसमें जब डीएनए के फ्रेगमेंट इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे, अब इनमें हम मॉलिक्यूलर प्रॉप्स को सेंड करेंगे, वो यहाँ पर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद या तो आप यूवी रेज से उनको शो कर लीजिए, या कई बार हम यहाँ पर स्टेन वगैरह यूज करते हैं तो यूवी रेज से वो स्टेनिंग से हमें नजर आ जाते हैं, या कई बार जो इनमें से रेडियो एक्टिव लेबल्ड है तो रेज निकलती है, उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं अलग अलग टेक्निक से। अब जो सदर्न ब्लॉटिंग होती है ये सिर्फ होती है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई आरएनए फ्रेगमेंट्स, अगर आपको आरएनए का एनालिसिस करना है, आरएनए की सीक्वेंसेस का पता लगाना है, तो आप यूज करेंगे नदर्न ब्लॉटिंग। और ये किसने सबसे पहले डेवलप की थी? ऑल्विन। ऑल्विन और उसके कोलिग्स थे, इन्होंने मिलकर इस टेक्निक को डेवलप किया था 1979 में, और इसमें हम एनालाइज करते हैं आरएनए फ्रेगमेंट्स को। लेकिन यहाँ पर हम जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके लिए हम अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन होती है उस पर ट्रांसफर करेंगे। जैसे पहले वाले केस में आपने किसमें ट्रांसफर किया था? पहले वाले केस में हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया था सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर। नदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर सेम होगा, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स को सेंड करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाइब्रिडाइज करके हम जो आरएनए की सीक्वेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। थर्ड जो हमारा टेक्निक है दैट इज ईस्टर्न प्लॉटिंग, इसे हम ईस्टर्न प्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो टेक्निक है किसने डेवलप की थी? टॉबिन। टॉबिन एंड उसके कोलिग्स थे, उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था 1979 के अंदर। और इस टेक्निक के अंदर हम एनालाइज करते हैं प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन का पता लगाना चाहते हैं, किस टाइप का प्रोटीन है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ईस्टर्न प्लॉटिंग का यूज करते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से की जाती है। इसमें जो प्रोटीन होता है, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में बना होता है। तो आप पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन्स है उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसे हम एसडीएस के नाम से जानते हैं, यानी इसका नाम है एसडीएस का सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। अब पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स आपको मिलती है या पॉलीपेप्टाइड जो आपको मिलते हैं, इनको ट्रांसफर किया जाता है वही नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के बाद हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स भेजेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे कि प्रोटीन में कौन-कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द 3 टेक्निक्स ऑफ प्लॉटिंग। प्लॉटिंग टेक्निक आपको याद रखनी है। प्लॉटिंग टेक्निक
का जो मेन एम होता है वो है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो अगारोस जेल है उससे ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने के बाद हम उसे एस्टैब्लिश परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन हार्ड होती है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होते। अब इसमें आगे का जो प्रोसेस होता है मॉलिक्यूलर प्रॉप्स का आइडेंटिफाई करने का, वो हम सेट कर सकते हैं। इनको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, नदर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। नदर्न प्लॉटिंग इज यूज्ड टू एनालाइज द डीएनए, southern plotting is used to analyze the DNA. Northern plotting जो होती है वो RNA की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करती है, एंड जो थर्ड है वो प्रोटीन के लिए एनालाइज करने के लिए यूज होती है, दैट इज ईस्टर्न प्लॉटिंग। सो ये 2 टेक्निक्स हमने यहाँ पर स्टडी करी। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज PCR एंड DNA फिंगरप्रिंट।